मैम आवाज नहीं आ रही है। हेलो। गुड आफ्टरनून। आज हमारा गुड टॉपिक आफ्टरनून। है लेव कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ वाइगॉस्की। मैंने बताया कि लीव वाइगॉस्की जो थे वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, संरचनावादी थे, मनोवैज्ञानिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। और संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक ज्ञान को संरचित करता है। नॉलेज कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है बच्चा, और वो अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को खुद ही मीनिंगफुल बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। वाइगॉस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, उनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, सामाजिक संरचनावादी कहते हैं। तो इनकी थ्योरी को सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वाइगॉस्की की थ्योरी को हम सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी ही है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगॉस्की। इनके बारे में जान लेते हैं। लीव वाइगॉस्की, he was born in Russia in 17th November 1896. He attended Moscow State University. He was a student of Moscow State University and graduated with a degree of law in 1970. He studied so many subjects like sociology, linguistics, psychology, philosophy, and so on. His formal work in psychology was after the dissertation in 1924, and now he attended the Institute of Psychology in Moscow. After that, his theory of cognitive development was developed. He died at the early age of 37. His born year is same as Piaget, but he died at the early age of 37. This is about Lev Vygotsky. Now, what is the idea of and concept of Vygotsky? As I told you, he is social constructivist. सामाजिक संरचनावादी थे। और कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स लर्निंग एज अ प्रोसेस इन विच learner actively construct or builds new ideas or concepts. Learner is able to construct the ideas or concept. This beliefs Vygotsky, it emphasizes the active role of learner in building, understanding, and making sense of information. Means child is able to make sense of information. वो किसी भी सूचना का अर्थ निकालने में सक्षम होता है और सूचनाओं को खुद ही संरचित करता है, खुद उसके कॉन्सेप्ट और आइडियाज को बिल्ड करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। ये उनका मानना था। दूसरी बात इनका मानना था कि सोसाइटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। सोसाइटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सोसाइटी मीन्स सोसाइटी के जो लोग हैं, मीन्स एज टीचर, पीयर ग्रुप्स,
that are very important in cognitive development. इनका एक कोड है ये, what a child can do today with assistance. Assistance means with the help of someone. Child can do today with assistance, she will be able to do by herself tomorrow. It means child is able to do something with the help of someone today, so then he will be able to do same thing herself by tomorrow. आज वो किसी की सहायता से जो सीख रहा है या सीखता है, कल वो अपना स्वयं ही उस काम को करने में सक्षम हो जाएगा. इनके इस कोट से भी आपको पता चल रहा है कि उन्होंने सोसाइटी की हेल्प को बहुत इंपॉर्टेंट माना है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स के मेंटेनेंस में, कॉग्निटिव लर्निंग में, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में. सोसाइटी को इम्पोर्टेंस रोल, सोसाइटी का इंपॉर्टेंट रोल बताया है. अब इनके कीवर्ड्स जान लेते हैं. लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, what child can do herself without any assistance is called actual development, real development. बच्चा जो स्वयं करने के योग्य है बिना किसी की सहायता के, वो है उसका लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट. विदाउट असिस्टेंस, what he learns without assistance is called actual development. Second thing, level of potential development. Child can do so many things with the help of others. That is called level of potential development. उसकी संभाव्य विकास का जो स्तर है, ये है वास्तविक विकास का स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट. वास्तविक विकास का स्तर, वास्तविक विकास का स्तर जो उसका अपने आप जो वो सीख सकता है, जो कर सकता है, वो वास्तविक विकास का स्तर है. और जो वो अपने आप नहीं कर सकता लेकिन वो किसी की सहायता से कर सकता है, समाज के किसी भी व्यक्ति की सहायता से, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पीयर ग्रुप हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे नेबर हो, किसी की भी सहायता से यदि वो कोई काम कर सकता है, करने के योग्य है, उसके अंदर क्षमताएं हैं, तो वो उसका कहलाता है संभाव्य विकास का स्तर. यानी कि संभावनाएं हैं. संभाव्य विकास का स्तर का मतलब है संभावनाएं हैं उसके विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के विकास की पॉसिबिलिटीज हैं, जिसको कहते हैं पोटेंशियल, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट. तीसरा क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD. बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने ZPD को बताया है. व्हाट इज ZPD? ZPD इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेवल. मान लीजिए आप A लेवल बता रहे हैं और इसको B लेवल बता रहे हैं. मान लीजिए ये जैसे आप देखिए, ये एक सर्किल आपको दिख रहा है, ये A है और ये एक सर्किल है, ये B है. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, A और B के पॉइंट्स का जो डिफरेंस है, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट. मान लीजिए ये है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट और ये जो किसी की सहायता से वो सीख सकता है, जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट. तो इन A और B के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. इसके फोल्डिंग को हिंदी में हम कहते हैं मचान. मचान आपने देखा होगा, जैसे कि बहुत ऊंचाई से किसी चीज को देखने के लिए, जहां पर मान लीजिए बहुत फील्ड जैसा एरिया है और जहां पर ऊंचाई से देखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उस जगह पर एक लकड़ियों के डंडों से एक मचान जैसा बनाया जाता है और उसके ऊपर चढ़ के बहुत दूर की चीजों को देखा जा सकता है. तो वो मचान की इंग्लिश होती है स्कैफोल्डिंग. यहाँ पर स्कैफोल्डिंग का मतलब भी लगभग वैसा ही है कि जब कोई लर्नर अपने आप किसी चीज को सीखता है, एक तो वो चीज हुई, और दूसरा कि दूसरे की सहायता से
दूसरे के जो मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी सहायता से। तो दूसरों के जो मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे वो पीयर ग्रुप हो, उनकी बातें, उनके जो मेंटल स्ट्रक्चर है, उनकी जो वर्किंग है, उसकी सहायता से जब सीखता है तो वो उनके जो कल्चर है, वो मेंटल स्ट्रक्चर है, वो उस लर्नर के लिए क्या काम करते हैं, इसके फोल्डिंग यानी कि मचान का काम करते हैं। इसका मतलब है उसको अपनी क्षमताओं से कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो उन मेंटल स्ट्रक्चर का सहायता लेकर, उस मचान का सहायता लेकर दूरी को देख लेता है, यानी कि अपनी काम को कर सकता है, अपनी चीजों को सीख सकता है। ये इसके फोल्डिंग का यहाँ पर मतलब उन्होंने बताया है। दूसरे की सहायता से सीखना, दूसरे के मेंटल स्ट्रक्चर को, दूसरे की कार्यविधि को एक मचान के रूप में, एक मतलब हेल्प के रूप में जब वो उनकी सहायता लेकर सीखता है, तो वो वहां पर उन्होंने इसके फोल्डिंग वर्ड यूज किया है। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड कल्चर। वाइगोस्की का कहना था लैंग्वेज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बिना भाषा के संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता। इसी प्रकार विदाउट कल्चर रियलाइजेशन, यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग, जैसे प्याजे का कहना था कि एक ही कल्चर के जो बच्चे हैं उनका एक ही तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक अपना सेल्फ मैकेनिज्म है। जबकि वाइगोस्की का कहना था कि सेल्फ मैकेनिज्म नहीं है, सोशल रिलेटेड मैकेनिज्म है, और सोसाइटी एंड कल्चर रिलेटेड मैकेनिज्म में लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भाषा जो है इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो आपने देखा होगा, छोटे बच्चे अपने आप ही अपनी भाषा में अपने आप से बात करते हैं। वहां पर वो भाषा जो है वो उनके विचारों को एक्सप्लोर करती है, उनके उनके विचारों को भाषा जो है सामने लाती है। तो वो भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा लैंग्वेज जो है वो केवल सोशल इंटरेक्शन के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत, मतलब किसी की भाषा को सुनकर आप सीख रहे हैं, बल्कि आपने क्या सीखा ये भी आपको भाषा से ही पता चलता है। कोई क्या कहता है तभी तो पता चलता है कि आपका डेवलपमेंट किस तरह हो रहा है। तो लैंग्वेज उस जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोसाइटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे कीवर्ड्स उनके हैं, इन सबको उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। इनर स्पीच को भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया। इनर स्पीच क्या है? लैंग्वेज जो है वो आउटर स्पीच भी होती है, एक दूसरे सोशल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, लेकिन इनर स्पीच भी होती है एक। और इनर स्पीच जो है वो आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी से भी यदि आप कितना भी कोई बात कहते रहें, वो ना सुने, कभी कभी वो सुनता भी है और कभी वो नहीं भी सुनता है, लेकिन यदि उसका इनर स्पीच, अपने आप से बात करना, अपने आप से समझना, अपनी भाषा में अपने आप को समझाना, यदि वो हो जाता है तो वो जरूर से उसके अंदर डेवलपमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाई देता है, यदि उसकी इनर स्पीच जो है बहुत ही पॉजिटिव सेंस में जाती है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई, और ये उनके थ्योरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, ये सारी चीजें, ये कीवर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आते हैं हम, देखते हैं इनकी थ्योरी में इन्होंने क्या क्या बताया। इनकी थ्योरी में इन्होंने बताया कि हम थोड़ा सा प्याजे से रिलेट करके ही बता रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस भी पता चल जाए और इनकी थ्योरी भी अच्छी तरह समझ में आए। प्याजे की थ्योरी में कल्चर का और सोसाइटी का कहीं भी योगदान नहीं था, ध्यान रखिएगा इस चीज को। उन्होंने कहा बच्चे का अपना मैकेनिज्म है और उसकी स्टेजेस के अकॉर्डिंग, जो आपकी 4 स्टेजेस उन्होंने बताई थी, उन्हीं 4 स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो है वो वो सीखता है और अपने सेल्फ मैकेनिज्म से, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग सीखता रहता है। तो संस्कृति और समाज का वहां पे कोई योगदान नहीं था, लेकिन वाइगोस्की के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
चीजें हैं। देखिए इसमें ये जो है पर्पल कलर, ये है करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चाइल्ड कैन अनअसिस्टेड, ये बच्चा अपने आप जो काम कर सकता है उसका रियल स्टेज ऑफ लर्निंग है, अपने आप कर सकता है। यानी कि जो अगर हम वहां से करें तो प्याजे की जो थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इसी स्तर पर है। इसका मतलब है जो अपने आप सीख रहा है ना, अनअसिस्टेड, बिना किसी की सहायता से जो अपने आप सीख लेता है, अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो सीख लेता है, वो उसका है ये स्तर। इस स्तर में वो ये सब चीजें अपने आप सीख सकता है बिना किसी असिस्टेंट के। तो ये स्टेज को क्या कहा है प्याजे ने? इस स्टेज को प्याजे ने क्या कहा है बताइए आप लोग? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, इस स्टेज को कौन सा लेवल कहा है? एनीवन कैन से, कोई भी बोल सकता है? नो नो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया इस स्टेज को किस क्या कहते हैं, और कोई कोशिश करे, इस स्टेज को क्या कहते हैं? बोलो। डेवलपमेंट है नहीं पता? इसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसको कहते हैं प्री डेवलपमेंट। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, रियल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास का स्तर। अभी बताया ना, पहला ये पॉइंट है वास्तविक विकास का स्तर, जो बच्चा अपने आप कर सकता है बिना किसी की सहायता से, उसको कहते हैं लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। और ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये करंट अंडरस्टैंडिंग कैन वर्क अनअसिस्टेड, इसका मतलब है ये बच्चे का वास्तविक विकास का स्तर है, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। अब समझ में आ रहा है? बोलिए ये कौन सा स्तर है? मैम दीपिका। है मैम दीपिका। हाँ दीपिका बोलो क्या कह रही हो? यस मैम, हम समझ में आया कि क्या कहते हैं इसको बताओ? मैम जिसमें बच्चा अपने आप सीखता है, मतलब उसका वास्तविक विकास होता है, एक्चुअल डेवलपमेंट होता है। एक्चुअल डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड, पर्पल इज कॉल्ड लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। अब ये देखिए ऊपर ये वाला विकास का स्तर, इसमें क्या है? लर्न्स थ्रू स्कैफोल्डिंग, किसी दूसरे की सहायता से सीख सकता है। तो ये है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। यहाँ पर ये बच्चे के अंदर काबिलियत है, वो सीख सकता है, लेकिन अगर उसको कोई सहायता ना दी जाए तो बच्चा यहीं रह जाएगा, क्योंकि उसको कोई सहायता नहीं दी गई है, वो किसी की सहायता से नहीं सीख रहा है, तो वो यहीं रह जाएगा। लेकिन यदि उसको किसी की सहायता दी जा रही है, वो किसी से असिस्टेड है, और उसके मतलब यहाँ इस वाले बच्चे में भी काबिलियत है, लेकिन चूंकि इसको कोई असिस्टेंट नहीं दिया जा रहा है तो वो यहीं पर है। लेकिन इसी बच्चे को यदि सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन सब की सहायता मिल जाती है तो टीचर या पीयर ग्रुप उसके लिए स्किप फोल्डिंग का काम करते हैं, और यहाँ बच्चा लर्न्स थ्रू स्किप फोल्डिंग एंड अदर्स, पीयर ग्रुप्स, टीचर्स। और ये बच्चा जो है इसकी काबिलियत एक्चुअल डेवलपमेंट से पोटेंशियल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ जाती है, और बच्चा यहां से कहां पहुंच जाता है? लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, सॉरी, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। अगर ये बच्चा इसके फोल्डिंग की सहायता से दूसरे लोगों के मेंटल स्ट्रक्चर्स, उनकी वर्किंग स्टाइल, उनकी हैबिट फॉर्मेशन, उनकी लैंग्वेज, उनकी एक्टिविटीज, इन सब की सहायता से जो उसके लिए स्किप फोल्डिंग का काम करते हैं, मचान का काम करते हैं उसके सीखने में, और उन सब की सहायता से ये बच्चा कहाँ पहुंच जाता है? लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभाव्य विकास के स्तर पर पहुंच जाता है। और ये जो व्हाइट लाइनिंग है, ये ग्रीन वाली व्हाइट लाइनिंग आउटलाइन जो है, और ये पर्पल वाली आउटलाइन जो है, इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस क्या कहलाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। इस डिफरेंस को हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अच्छे से ध्यान रखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये स्तर क्या है? आउट ऑफ रीच। इस स्तर पर बच्चा ना तो अपने आप पहुंच सकता है
और ना किसी की सहायता से पहुंच सकता है। इसका मतलब है यहाँ पर पहुंचने की उसकी काबिलियत नहीं है, उसकी काबिलियत केवल यहाँ तक पहुंचने की है। ठीक है, तो ये उसके आउट ऑफ रीच है, यहाँ नहीं पहुंच सकता। हर बच्चे का अपना इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। किसी का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है और थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, उसकी अपनी क्षमताएं ज्यादा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ज्यादा है, तो वो और ज्यादा यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, आप समझ गए? ये जो सर्कल्स का जो सरकमफ्रेंस है, जो एरिया है ना, ये चेंज होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग। किसी का इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऐसा है कि उसकी अपनी काबिलियत बहुत कम है, यानी कि रियल जो उसका अंडरस्टैंडिंग है, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है, हो सकता है बहुत कम हो, यहीं तक आए। तो अब हम उसको अगर असिस्टेंट दे देंगे, he will be assisted, then he will reach this level। या हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में उसकी एबिलिटीज थोड़ी कम हो, तो हो सकता है वो यहीं तक पहुंच पाए। या हो सकता है वो इतना ज्यादा उसके अंदर एबिलिटीज हो, संभावनाएं हो, तो हो सकता है वो यहाँ तक भी पहुंच जाए, यहाँ तक भी पहुंच जाए, है ना। तो आउट ऑफ रीच का जो एरिया है ना, ये कम ज्यादा हो सकता है, ये एरिया भी कम ज्यादा हो सकता है, और ये एरिया भी कम ज्यादा हो सकता है बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग। इट मींस कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की थ्योरी। ठीक है, तो ये चीज आई, और उन्होंने इस चीज को कहा कि समाज और संस्कृति की विशेष परिस्थितियों में बच्चे जो भी डेवलप करता है, जो भी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ये चीज है, या जोन ऑफ पॉसिबल डेवलपमेंट है, वो इस बात पर निर्भर करता है, वाइगॉस्की ने कहा कि वो इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चों को सोसाइटी से, कल्चर से, लैंग्वेज के थ्रू क्या सूचनाएं मिल रही हैं, है ना, संगत सूचनाएं उस तक किस तरह से पहुंच रही हैं। जिस तरह से भी उस सूचनाएं पहुंच रही हैं, इंटरेक्शन हो रहा है सोसाइटी एंड कल्चर के बीच में, जितना इफेक्टिव इंटरेक्शन हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसका जो है ZPD इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है, उसका ZPD उसी के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होगा। आप मैथमेटिक्स अगर जानते हैं तो जान जाएंगे कि इसके बीच में, इस लेवल के बीच में जितना कम डिफरेंस होगा, तो ZPD उतना ही कम होगा, उतनी डिस्टेंस कम हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर अगर इनके लेवल में ज्यादा डिस्टेंस है, तो इसकी जो है एरिया बढ़ जाएगा ZPD का। तो यही बात है कि उसको संगत सूचनाएं किस तरह से मिल रही हैं, उसी तरह से इनके स्तरों में परिवर्तन हो जाता है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इस पे बहुत सारी स्टडीज भी हुई हैं। लैंग्वेज का जो इंपॉर्टेंस है उसके लिए लीपर और टेनेनबॉम ने स्टडी किया था 2003 में, और उनकी स्टडी में ये पाया गया कि लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट होती है इसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के लिए, लैंग्वेज की कभी कभी मोटिवेशनल लैंग्वेज अगर किसी लर्नर के माता पिता यूज करते हैं, है ना, तो उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उतना ही अच्छा होगा। किसी के, आपने देखा होगा किसी के माता पिता जो है उसके घरों में बहुत ही मोटिवेटिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, और किसी के माता पिता बहुत ही डिमोटिवेटिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इन दोनों तरह के बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में डिफरेंस होगा, ऐसा स्टडीज में पाया गया। लीपर ने और टेनेनबॉम ने जो स्टडी की, उन्होंने पाया, और उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि जो माता पिता अपने बच्चों को वैज्ञानिक कार्य करने के लिए उत्साहित करते हैं, अच्छे कार्य करने के लिए उत्साहित करते हैं, सीखने के लिए उत्तेजित करने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं, उनका संज्ञानात्मक विकास उतना ही मजबूत होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज की इतनी इंपॉर्टेंस उन्होंने बताई, यानी कि जैविक परिपक्वता जो बायोलॉजिकल मैच्योरिटी है
वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, और इसके बाद जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, पॉसिबल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो दोनों डिफरेंट होते हैं और सोसाइटी और कल्चर से पॉजिटिवली इफेक्टेड रहते हैं। जैसे जितनी ज्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा सोसाइटी और कल्चर में, उतना ही पॉजिटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट लर्नर में होगा। ठीक है, एक और इन्होंने बात बताई है रेसिप्रोकल टीचिंग की। अभी हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में और समझाएंगे इस चीज को। उन्होंने कहा तो ये आपको इतनी बात समझ में आ गई, इसके फोल्डिंग की बात भी समझ में आ गई। इसके फोल्डिंग एक टूल की तरह से लर्नर यूज करता है, दूसरों की भाषा, दूसरों की जो मानसिक संरचना है उसको एक उपकरण की तरह से यूज करता है, और वो उपकरण जितना ज्यादा मजबूत होगा, लर्नर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना ही मजबूत होगा, क्योंकि वो उसको उस टूल की तरह से इस्तेमाल करता है। ठीक है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। वाइगोस्की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। वो सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, पीयर ग्रुप, टीचर्स, सभी के इंटरेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट बताती है। उसी के अकॉर्डिंग उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टीचर एंड पीयर ग्रुप। वाइगोस्की का कहना है कि टीचर और पीयर ग्रुप, जितना इंटरेक्टिव एक्टिविटीज होती हैं लर्नर के बीच में, इन लोगों की जितना ज्यादा इंटरेक्शन होता है, उतना ही ज्यादा उसका लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उतना ही ज्यादा एरिया कवर करता है, उतना ही ज्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इसके बाद दूसरा बताया इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एक्टिविटीज। सामाजिक गतिविधियां जितनी तेज होती हैं, क्योंकि सामाजिक गतिविधियां जब होंगी तो सोशल इंटरेक्शन होगा, सोसाइटी और कल्चर से इंटरेक्शन होगा, लैंग्वेज होगा, और दूसरों की जो गतिविधियां हैं उससे वो बच्चे के लिए स्कैफोल्डिंग का काम करेंगी, और उस तरह से बच्चा ज्यादा सीख पाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटीज, कॉग्निटिव एक्टिविटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, क्योंकि वहां पर भी बच्चा दूसरों की सहायता से सीख पाएगा। रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग भी इनके थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटपुट था। पहली बात तो हम पता कर लें कि रेसिप्रोकल टीचिंग होती क्या है। रेसिप्रोकल टीचिंग वो टीचिंग है जिसमें कि स्टूडेंट एक मॉडल की तरह से काम करता है, मतलब स्टूडेंट में से ही कोई एक बच्चा टीचर की तरह से रोल प्ले करता है, तो उसको मॉडल टीचर बोलते हैं। मॉडल टीचर की तरह से रोल प्ले करेगा, और वो बाकी स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू सिखाने और समझाने की कोशिश करेगा। लैंग्वेज, जो कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज है उसके थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू, और बहुत सारी स्ट्रेटजीज के थ्रू, जैसे कि इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज के थ्रू। स्पेशली ये रीडिंग, जो हमारा रीडिंग स्ट्रेटजी है उसमें यूज करते हैं बच्चे। रीडिंग का जो पार्ट है उसमें इसको रेसिप्रोकल टीचिंग को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, कि उसमें रेसिप्रोकल टीचिंग मीन्स एन इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी in which student become teacher in a small group teaching session. Teacher model can help student guide them summarizing content
क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन जनरेटिंग और क्वेश्चनिंग, क्लेरिफाइंग और प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्ट करने के लिए ये ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज करेगा टीचर, मॉडल टीचर, मतलब उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक टीचर जो होगा वो मॉडल टीचर की तरह से डिफरेंट स्ट्रेटेजीज का यूज करके अपने साथ वाले बच्चों को समझाने की, पढ़ाने की, सिखाने की कोशिश करता है। और उसमें स्ट्रेटेजीज वो कौन कौन सी यूज करता है? डिस्कशंस, समराइज करने की कोशिश करेगा, उनमें से क्वेश्चन जनरेट करने की कोशिश करेगा, जो भी कंटेंट है उससे क्वेश्चन जनरेट, क्लेरिफाई करने की, समराइज करने की कोशिश करेगा और उनमें से आगे क्या क्या संभावनाएं हैं उसको बताने की कोशिश करेगा। तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग है। और वाइगोस्की का मानना था कि रेसिप्रोकल टीचिंग के थ्रू बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। इसके बाद में कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग इज ऑल्सो इनोवेटिव मेथड। कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू भी बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, जिसमें जो एक्सपर्टीज होती है, तो बच्चे हैं, मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं स्मॉल ग्रुप में, किसी के अंदर कोई एक्सपर्टीज है, किसी के अंदर कोई रीडिंग अच्छी कर लेता है, कोई उसको एनालाइज अच्छा कर लेता है, कोई ब्लैक बोर्ड राइटिंग में बहुत अच्छा है, कोई क्वेश्चन आंसर स्किल किसी के अंदर बहुत अच्छी है। तो अलग अलग एक्सपर्टाइज, जिसमें जो एक्सपर्टीज है वो एक्सपर्टीज का यूज करते हुए बच्चे आपस में एक दूसरे को सिखाते हैं, बताते हैं। इसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू भी बच्चों को उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है और बहुत अच्छा वो सीख सकते हैं। ये भी वाइगोस्की का मानना था। तो हम इस तरह की स्ट्रेटेजीज का यूज करके, और ये बात ध्यान रखें कि बच्चे सोसाइटी और कल्चर के इंटरेक्शंस के द्वारा ज्यादा सीखते हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इन स्ट्रेटेजीज का, इन इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज का यूज करके उनको ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। ये उसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन। अब फिर से आते हैं प्याजे और वाइगोस्की की थ्योरी का, एक बार हम फिर से समराइज जो है वो एनालिसिस कर लें। प्याजे ने बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन है, यानी कि इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो डेवलप होते हैं अपने आप, अपने मैकेनिज्म से, अपने बायोलॉजिकल मैकेनिज्म से बच्चे जो डेवलप होते हैं ग्रेजुअली, वो इवोल्यूशन है। तो लर्निंग इज अ नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नेचुरल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, अपने आप धीरे धीरे चलती रहती है एज अ प्रोसेस। ये प्याजे का कहना था। इनका क्या कहना था? वाइगोस्की का कहना था रिजल्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चरल हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमैनिटी बाय द चाइल्ड रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन विद एडल्ट्स। अब देखिए यहाँ पर इनका मतलब है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बच्चों का इस बात का रिजल्टेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द रिजल्टेंट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चरल हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। जो भी वो एक्सपीरियंस गेन करता है अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से, अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, अपने आसपास के लोगों से, जो चाइल्ड चीजें सीखता है उनके इंटरेक्शंस के थ्रू, बड़ों के इंटरेक्शंस के थ्रू, उसी का रिजल्टेंट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पर अपने आप होता है, नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ पर नेचुरल प्रोसेस नहीं है बल्कि एक सोशल प्रोसेस है, सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। हेल्प्स फाइंड इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। एक इक्विलिब्रियम तो होता है एनवायरनमेंट से, संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है चीजों को सीखने के लिए, लेकिन यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस ही एनवायरनमेंट के थ्रू होता है। यहाँ पर helps one adapt to different conditions of life। ये इनका एक मानना था।
determined initially as a social factor and later internalized as a part of his nature। जो हमने एक बात पहले बताई थी, ये वाला जो पॉइंट था, देखिए, what a child can do today with assistance she will be able to do by herself tomorrow। आज बच्चा जो दूसरों की सहायता से सीखने की कोशिश कर रहा है, कल उसका हैबिट वैसा ही फॉर्म हो जाएगा, वैसा ही उसका कार्य करने की एक प्रणाली हो जाएगी, उसका मेंटल स्ट्रक्चर वैसा हो जाएगा, और कल वो अपने आप उस चीज को कर सकेगा, अपने आप कर लेगा। यही चीज यहाँ पर बताई गई है, जो इनकी आइडिया है वो यही है, डिटरमाइंड इनिशियली एज अ सोशल फैक्टर। समाज की सहायता से, सोशल फैक्टर की सहायता से जो चीज इनिशियली वो सीखेगा, लेटर इंटरनलाइज एज अ पार्ट ऑफ हिज नेचर, और बाद में आंतरिक रूप से सीख कर वो उसके नेचर का पार्ट हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अपने आप हो रहा है, यहाँ पर वो अपने आप ना होकर पहले वो सोसाइटी से सीख रहा है और उसके बाद उसका अपना इंटरनल नेचर बन रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों के व्यूज में। डेवलपमेंट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इन्होंने माना है कि डेवलपमेंट एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जो स्टेजेस उन्होंने बताई थी एज वाइज 4 स्टेजेस, है ना, उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिव, तो वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और यहाँ पर उन्होंने कहा वो बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है बल्कि सोशल प्रोसेस। ठीक है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन और एजुकेशन के थ्रू बच्चा सीख रहा है, और उसकी हेल्प कौन कर रहा है? उसकी हेल्प कर रहा है इसके फोल्डिंग एज अ टूल। ठीक है, यहाँ पर इनका मानना था कि has its own rules that are developed as a result of the constant transformation and socialization of natural and biological mechanism। जो भी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है नेचुरल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म के थ्रू। यहां पर उन्होंने कहा एजुकेशन रोल्स, एजुकेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। एजुकेशन, यहां पर इनका मानना है प्याजे का, एजुकेशन कैन नॉट चेंज डेवलपमेंट एंड शुड फॉलो द रूल्स। मीन्स सिंपल अगर हम समझें साधारण भाषा में, तो मोस्टली प्याजे ने उसको नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस माना है, और यहां पर उन्होंने नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को वाइगोस्की ने केवल कहा वो हमारा लेवल ऑफ एक्चुअल स्टेज है, एक्चुअल डेवलपमेंट का स्टेज है, और उसके बाद सोसाइटी की सहायता से बढ़ने की संभावनाएं होती हैं, जिसके द्वारा बच्चा बढ़ सकता है, सीख सकता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और स्ट्रांग हो सकता है सोसाइटी की हेल्प से, सोशल इंटरेक्शंस की हेल्प से। तो ये दोनों की आइडियाज में ये डिफरेंसेस हैं, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। दोनों सिमिलरिटीज क्या है? सिमिलरिटीज दोनों में यही है कि दोनों ने ही, पहली बात तो दोनों संरचनावादी हैं, बस आइडियाज में डिफरेंस होने की वजह से ये प्याजे जो हैं कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाते हैं, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है प्याजे। ध्यान रखिएगा, आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। प्याजे इज कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट बट वाइगोस्की इज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक संरचनावादी है, और ये संज्ञानात्मक संरचनावादी है। इनकी सिंपल कॉग्निटिव थ्योरी है, इनकी सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दोनों की थ्योरीज के नाम में परिवर्तन है, दोनों के आइडियाज के अकॉर्डिंग भी परिवर्तन है, दोनों के विचारों में बहुत परिवर्तन है, दोनों के कीवर्ड्स में परिवर्तन है। इन्होंने स्टेजेस में बांटा है, इन्होंने कहा स्टेजेस होती हैं और वो अपने आप नेचुरली कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उन स्टेजेस के अकॉर्डिंग। इन्होंने कहा कोई भी स्टेजेस की बात इन्होंने नहीं की है, अवस्थाओं की बात नहीं की। ठीक है, ये अंतर है।
अच्छे से दोनों का डिफरेंस जो है आप समझ लीजिए। मेरे ख्याल से बात हमारी समाप्त होती है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई बात ना समझ में आई है, आपको लगता है कि बात समझ में नहीं आई है अभी, तो आपको हम 5-10 मिनट देते हैं। 5 मिनट आप अच्छे से समझ लीजिए कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। ठीक है, किसी को कुछ नहीं कहना। इस फिगर को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। इस फिगर पर ही बेस्ड है सारी थ्योरी उनकी। इनर स्पीच की बात हमने करी है। इनर स्पीच समझ गए हैं आप? कीवर्ड्स में हमने कहा था इनर स्पीच, आंतरिक संभाषण जिसको कहते हैं। हर बच्चा आंतरिक संभाषण करता है और वो आंतरिक संभाषण ही उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये हम सभी लोग प्रैक्टिकली भी जानते हैं, व्यवहारिक रूप से भी जानते हैं कि अंतर्मन से यदि आप किसी चीज को कोई भी फर्म डिटर्मिनेशन कर लेते हैं तो ही आप उस चीज को पा सकते हैं। बाहरी रूप में आपको चाहे जितना कोई भी किसी चीज को कहता समझाता रहे, आप नहीं समझते हैं। तो इनर स्पीच इज ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट, स्पेशली कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, बोलिए भाई, कोई कुछ तो बोलो, समझ में आ गया यही कह दो कम से कम। आगे समझ। है? यस मैम। ठीक है, कहीं कोई आपको कोई डाउट नहीं है? ठीक है हम्म? मैम नहीं जब वाइगोत्स्की थ्योरी के बारे में समझाएंगे, समझेंगे या लिखेंगे तो मैम डिफरेंसेस भी लिखने पड़ेंगे। नहीं नहीं, वो तो मैंने आपको क्लियर एक पिक्चर देने के लिए डिफरेंस बताया है। ऐसा कुछ नहीं है, तो आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है ना, प्रश्न कैसा किया जा रहा है। अगर केवल वाइगोत्स्की थ्योरी पूछी जा रही तो आप डिफरेंस क्यों देंगे? तो आपकी पिक्चर क्लियर की मतलब एकदम दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के विचारों में क्या अंतर है, ये बताने के लिए, ताकि आपको थ्योरी और अच्छी तरह समझ में आ जाए, बताने के लिए मैंने बताया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ये पूछा ना जाए कि दोनों के विचारों में क्या अंतर है, दोनों की थ्योरीज में क्या अंतर है, आप मत बताइए, क्योंकि आपका टाइम उसमें लगेगा ना। टाइम भी तो लगेगा, टाइम स्पेंड करेंगे आप। तो अगर नहीं पूछा गया है तो मत बताइए। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप बता करके अपनी नॉलेज को और ज्यादा अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपके अपने उस पे है। ठीक है, आपको लगता है टाइम आपके पास एक्स्ट्रा है और आपका कोई भी लॉस नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में, तो आप बता सकते हैं। वरना जब तक जरूरी नहीं हो तब तक कोई ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है बताना। ठीक, ओके, थैंक यू।